बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं ट्रांसलेशन टेक्निक्स। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स का आता है और ये ट्रांसलेशन मुख्तलिफ एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप CSS का एग्ज़ाम दें किसी भी तरह का, आपको उर्दू से जो है वो इंग्लिश में पैराग्राफ ट्रांसलेट करना होता है। अब पैराग्राफ को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक तो ना सिर्फ आपकी इंग्लिश पर ग्रिप होनी चाहिए, टेंसेस आपको आने चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पर अबूर होना चाहिए। उसके साथ साथ चंद एक टेक्निक्स हैं, अगर वो टेक्निक्स ना आए तो फिर आप दूसरी चीज़ों के होने के बावजूद भी उस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपके पास रिकग्निशन ऑफ टेंस, कि आप जब भी किसी फिक्रे को या किसी पैराग्राफ को जो है वो इस तरतीब से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि उस फिक्रे के अंदर टेंस कौन सा यूज़ किया गया है। जैसे हम शहर आने से पहले गांव में रहते थे तो ये आपके पास पास्ट का सेंस है। आप लिखते हैं कि मैं रोज शहर के लिए जाता हूँ तो ये आपके लिए प्रेजेंट के टेंस है। अब फिर उसमें भी आपने मजीद देखना ही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फिर फ्यूचर में बात की जा रही है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगले साल हम हो जाएंगे, अब वहाँ जाके जो है वो मीनार पाकिस्तान की सैर करेंगे, तो ये आपके लिए फ्यूचर की बात है। इसलिए आपने सबसे पहले ट्रांसलेशन टेक्निक में टेंस को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद आपने आ जाना है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट क्या होती है? स्टेट ये है जब किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा हो कि यहाँ पर 1 साल पहले एक दरख्त था, ठीक है, यहाँ इस कमरे के नीचे एक लेबोरेटरी है, तो ये आपके लिए क्या है? ये स्टेट है। या मैं कहता हूँ कि उसका भाई जो है वो क्रिकेटर था, उसका भाई पॉलिटिशियन था, उसका भाई डॉक्टर है, तो ये स्टेट है। तो आपने जब स्टेट रिकॉग्नाइज करनी है तो वो स्टेट जो है वो टेंस से हटकर होती है, उसमें सिर्फ जो है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो सेकंड टेक्निक है आपके पास रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। उसके बाद है कंबाइनिंग सेंटेंस विद कंजंक्शन। अगर आपके पास सेंटेंस सिंपल है तो आप क्या करते हैं? सेंटेंस को कंबाइन कर लेते हैं। यानी कि अगर वो मुझसे मिलता है तो मैं उसको जो है वो पैसे दे दूंगा। या फिर आप लिखते हैं कि मैं जाहिद असलम नहर किनारे खेल रहे थे कि अचानक जो है वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या है? एक लॉन्ग सेंटेंस है, तो आप उसको कंबाइन करेंगे कंजंक्शन से। कंजंक्शन यानी एंड, एट, विद, विदाउट, एट दैट टाइम, तो ये क्या है? आपके लिए कंजंक्शन है। तो जब आपके पास 2 या 3 सेंटेंसेस, 2 या 3 स्टेटमेंट्स कंबाइन की जाए एक ही फिक्रे के अंदर, तो उनको आप कंजंक्शन के जरिए से कंबाइन करके जो है वो एक लॉन्ग सेंटेंस बना लेते हैं। उधर उर्दू में जैसे फिक्रा कंबाइन किया हुआ है तो आपके लिए भी लाजिम है कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाय उस फिक्रे को या उस पूरे लॉन्ग स्टेटमेंट को जो है वो आप कंजंक्शन के जरिए जोड़कर एक पूरा लॉन्ग सेंटेंस बनाएं। नंबर 4 पर है यूज ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। बाद दफ़ा आपके पास वहाँ जो बातें की जा रही होती हैं, यानी उर्दू में जो बातें की जा रही होती हैं वो मुहावरात या ज़रबुल अम्साल पर मबनी होती हैं। जब बात वहाँ पर मुहावरात या ज़रबुल अम्साल पर मबनी आ जाए तो आप उस वक्त तो लाजिम हो जाता है कि आप इंग्लिश में भी क्या करें? इडियम और प्रोवर्ब का इस्तेमाल करें। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि उर्दू का फिक्रा सादा है लेकिन उसका जो मफहूम है वो आप इडियम में स्क्वायर के या प्रोवर्ब में जो है वो क्या करके इकट्ठा करके उसको बयान कर सकते हैं। तो इस तरह के फिक्रों के लिए आप जो है वो आप कहते हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, तो आप इसको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस डबल एंड फोर्थ, बल्कि पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आप दिन दुगनी रात चुगनी के लिए आप करेंगे बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स। तो उसके लिए आपने जो है वो चौथी बात ये है कि इडियम्स और प्रोवर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिस तरह उर्दू का एक मुहावरा है कि नो नक्त ना तेरा उधार, तो उसके लिए जो है वो जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप उर्दू से इंग्लिश आ रहे हैं तो उसमें प्रोवर्ब और इडियम्स का भी ख्याल रखना। इस तरह आपकी जो लैंग्वेज है वो फिगरेटिव ना सिर्फ हो जाती है बल्कि कंसाइज लैंग्वेज के साथ आपके पैराग्राफ जब लिखते हैं तो आप पूरे मार्क्स गेन करते हैं। उसके बाद है आपके पास डिवाइडिंग द सेंटेंस। ये आखिर में बात आती है जब आपके पास सेंटेंस इतना लॉन्ग हो जाए कि आप उसको जो है वो इकट्ठे को जो है वो क्या कर सकते हैं, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, फिर आप ये करते हैं कि उस सेंटेंस को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, आधा हिस्सा जोड़ लेते हैं, उसको अलग-अलग से उसके फिक्रे बनाते हैं और फिर बाद में जो है वो उनको अगर वो अलग-अलग फिक्रे लिख देने से
सेंटेंस के अंदर जो है वो यूँ कह ले कि कोई तोड़ नहीं आता। तोड़ से मुराद ये है कि आप जब बात कर रहे हो तो उसमें एक फ्लो होना चाहिए। अगर फ्लो बनता है पार्ट्स के साथ फिर भी ठीक है, लेकिन अगर फ्लो नहीं बन पा रहा तो सबसे पहले आप सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उनकी इंग्लिश बना लें और फिर उनको जो है वो इकट्ठे करके लिख दें, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो पूरा पैराग्राफ जो अगर इन टेक्निक्स को यूज़ करें तो अच्छे तरीके से इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू से जो है वो इंग्लिश में जितने भी आपके पास पैराग्राफ आ जाए, किसी भी तरह का आपके पास टेंस आ जाए तो वो आप उसको आराम से कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है वोकैबुलरी। वो आपके पास ये है कि ये वैसे फिल फॉर तो इसके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता, यानी आप अभी पैराग्राफ ट्रांसलेट करने बैठे हैं तो आप उस वक्त जो है वो उस पैराग्राफ के वोकैबुलरी याद तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए आपको, अगर आप अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहते हैं कि भाई वाकई आप किसी भी तरह के उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ को जो है वो कर सकें कन्वर्ट, तो उसके लिए वोकैबुलरी जो है वो आपको डेली बेसिस पर ना सिर्फ बनानी होगी बल्कि आपको जो है वो डेली मुख्तलिफ चीज़ों के नाम और मुख्तलिफ वर्ड जो है वो अपने जहन में इजाफा करना होगा, क्योंकि वोकैबुलरी जो है वो ना तो एक दिन में डेवलप हो सकती है, ये एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है, लॉन्ग रेंज वर्क है जिसको आप वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है। By following these techniques, you will be able to translate any kind of Urdu paragraph into English.